नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। बात करने वाले क्लास 12 इकोनॉमिक्स के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, यानी कि अचल निवेश किसे कहते हैं इसके बारे में बताना है। द एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन फिक्स्ड एसेट्स इज कॉल्ड फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, यानी कि प्रोड्यूसर के द्वारा एक ऐसे चीज पे इन्वेस्टमेंट किया जाता है जो एक समय के लिए किया जाता हो। एक एग्जांपल देता हूँ, समझ में आ जाएगा। मान लो कोई भी प्रोड्यूसर जब वो प्लांट लगा रहा है या मशीनरी लगा रहा है, उस पर वो पैसा लगा रहा है जब लगभग वो 15 से 20 साल के लिए एक बार खर्च करता है। इसको कहते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। मेरे हाथ में मार्कर है, पेन है, पीछे स्मार्ट बोर्ड है। ये बोर्ड पता है 3 लाख रुपए इसका प्राइस होता है। मैं इसको तो ऐसा है नहीं कि मैं इसको आज ले आया तो मैं इसको कल भी ले आऊँगा, ऐसा तो है नहीं। यानी कि दोस्तों ये कैसा इन्वेस्टमेंट होता है जो कि 15 से 20 साल के लिए एक बार किया जाता है। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट को फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो जाता है। चलिए, एक बार किया इन्वेस्टमेंट लंबे समय के लिए, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए। सेकंड क्वेश्चन है, गिव द डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। ये प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा का मतलब क्या होता है, फटाफट समझाऊंगा, जल्दी जल्दी समझना। डिफरेंस इन ओरिजिनलिटी। सबसे पहले ओरिजिनलिटी के बेस पे इनमें डिफरेंस होता है। कैसे होता है? देखो, प्राइमरी डेटा जो होती है गवर्नमेंट कलेक्ट करवाती है, जो डेटा उसको प्राइमरी डेटा कहा जाता है। जैसे कि जनगणना वगैरह होता है जो एवरी 10 ईयर में होता है। 2011 में होता है, 2021 में होगा। उसमें क्या होता है, सेकेंडरी डेटा के अंदर ये इंडिविजुअल पर्सन और किसी इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन के द्वारा करवाया जाता है जो भी डेटा कलेक्शन, जैसे सर्वे वगैरह करवाया जाता है ना। सेकंड क्या है, डिफरेंस इन कंपोजिशन कॉस्ट। अभी क्या होता है कि जो कॉस्ट होता है, कौन सा कॉस्ट, जो कंपिलेशन कॉस्ट होता है। जैसे कि मान लो जब गवर्नमेंट करवा रही है उसमें टाइम भी ज़्यादा चाहिए, है ना, एंड आपके लिए पर्सन जो लेबर वगैरह है वो ज़्यादा चाहिए। इसलिए जो प्राइमरी डेटा होता है उसको कलेक्शन करवाने में क्या चाहिए होता है, मोर मनी, मोर टाइम एंड मोर लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। अदरवाइज अगर हम बात करें सेकेंडरी डेटा में तो यहाँ पे ना ज़्यादा टाइम चाहिए, ना ज़्यादा पैसा चाहिए, ना ज़्यादा बंदे चाहिए। कम बंदे में भी सारा काम निपट जाता है। ये होता है आपका सेकेंडरी डेटा। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा में डिफरेंस। चलिए, एनयूएस के बच्चे जो हैं उनमें खासकर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। व्हाट इज द एक्चुअल फ्लो? एक्चुअल फ्लो का मतलब क्या होता है? एक्चुअल फ्लो का मतलब होता है एक पर्टिकुलर टाइम में जो हम किसी भी क्वांटिटी को मेजर करते हैं। जैसे कि एक्चुअल फ्लो इज द क्वांटिटी मेजर्ड ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। इट्स मेजर पर यूनिट टाइम पीरियड, यानी कि पर यूनिट को पर टाइम पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे जब मेजर करते हैं उसी को हम एक्चुअल फ्लो करते हैं। यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम में क्या, इनकम को मेजर करना, एक्सपेंडिचर को मेजर करना, मैंने कितना कमाया एक पर्टिकुलर टाइम में देखना, मैंने कितना खर्च किया पर्टिकुलर टाइम में देखना, मैंने कैपिटल फॉर्मेशन क्या किया, मैंने एक पर्टिकुलर टाइम में क्या क्या एसेट्स बना लिए, अपने मकान, घर, जायदाद क्या क्या बना लिए। ये होता है एक्चुअल फ्लो, एक पर्टिकुलर टाइम में मेजर करना एक पर यूनिट के हिसाब से। क्लियर हो जाता है यहाँ पे। चलिए, अब बात करते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन द रूल्स ऑफ डिमांड। रूल्स ऑफ डिमांड बच्चा जानता है, क्या जानता है? चलिए जानते हैं हम। रूल्स ऑफ डिमांड क्या कहता है, जब किसी भी गुड्स, यानी कि गुड्स ए, एक गुड्स है जिसका नाम ए है, अगर इस गुड्स की जो प्राइस है वो इंक्रीज होगी तो हम काहे लेंगे भाई इसको, इतना महंगा सामान नहीं लेंगे हम, तो इसका डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। अरे हो जाएगा ना ऐसे भाई। और जब इसी गुड्स का प्राइस डिक्रीज हो जाएगा तो हाँ, अब हम सब भाग के जाएंगे और फटाफट जाके इस वाले गुड्स को ले लेंगे। काहे ले लेंगे? याद करो, एक बार बहुत तेज से अफवाह चल गया था कि मार्केट के अंदर नमक का प्राइस, सैल्ट का प्राइस बहुत तेज आगे बढ़ने वाला है। रातों रात सभी घर से निकले नमक को लेके घर में भरने लग गए। अब ऐसा क्यों? क्योंकि सबको पता चल गया था प्राइस बढ़ने वाला है, जल्दी जल्दी सब कुछ ले लो भाई, है काला बाजार स्टार्ट हो गया था क्या, है ना। यानी कि ऐसी कंडीशन, जब प्राइस बढ़ने पे डिमांड घट जाएगा एंड प्राइस घटने पे डिमांड बढ़ जाएगा, यानी कि दोनों के बीच निगेटिव संबंध है, दोनों के बीच निगेटिव रिलेशन है। याद रहे, जो अदर थिंग्स वगैरह होते हैं वो इक्वल रहने चाहिए इस कंडीशन में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट डज द आउटवर्ड शिफ्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोबेबिलिटी कर्व। अब ये जो प्रोडक्शन प्रोबेबिलिटी कर्व है ये आउटवर्ड, यानी कि राइट साइड कब घिस सकता है। मैं आपको पहले समझाता हूँ ये कब होता है, इसको समझते हैं हम थोड़ा। हम कर्व बना के, क्या बना के,
पीपीसी कर्व बना के चलिए जानते हैं। देखो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं, ये है हमारा पीपीसी कर्व, ठीक है। ये वाई एक्सिस हो गया हमारा, ये एक्सिस हो गया, ये आते हैं, ये है आपका पीपीसी कर्व, ठीक है दोस्त, पीपीसी कर्व हो जाता है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर, ये राइट ओर यानी कि इस ओर ये कब शिफ्ट होता है, हुआ ये। अब इसको कुछ भी नाम देते हैं, इसको हम P दे देते हैं, इसको हम Q दे देते हैं, है ना, कुछ भी नाम देते हैं, इसको हम P1 दे देते हैं, इसको हम Q1 दे देते हैं, डेट्स अप टू यू, कुछ भी आप इसको नाम दे दो, या R दे दो या P दे दो, कुछ भी दे दो आप, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, पहले जो हमारे रिसोर्स था, पहले इतना हमारे पास रिसोर्सेज था, यानी कि दो गुड्स के बीच का जो डिफरेंस होता है ये हमें बताता है पीपीसी कर्व, ठीक है। अब क्या हुआ, पहले मैं इतने ही रिसोर्सेज पे प्रोडक्शन कर रहा था, चाहे गेहूं का यानी कि चाहे मैं वीट्स का कर रहा हूँ, चाहे मैं राइस का कर रहा हूँ, करूँगा तो भाई एक का ही, है ना, क्योंकि मेरे पास इतने ही रिसोर्सेज है, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिट है और जो हमारी एम्बिशन, जो हमारी इच्छाएं होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। अब इस कंडीशन में क्या हुआ कि मेरे पास रिसोर्सेज इंक्रीज हो गए, मेरे पास रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाए, पहला रीजन। दूसरा रीजन, जो प्रोडक्शन यानी कि प्रोडक्शन करने की जो टेक्निक्स है मेरे पास अच्छे अच्छे टेक्निक्स, औजार, टूल्स आ गए, है ना। पहले मान लो कि मेरे पास 2-3 लेबर थे, काम अच्छा सा नहीं हो पाता था, मेरे पास बड़े बड़े हैं, क्या हो गए, फर्टिलाइजर्स वगैरह आ गए, पेस्टिसाइड्स आ गए, एंड अच्छे अच्छे चीज़ से मेरे पास टूल्स वगैरह आ गए, तो मेरा रिसोर्सेज यानी कि टेक्निक की वजह से मेरा रिसोर्सेज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, और ये इस साइड पे क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। यानी कि ये आउटवर्ड, ये राइट हैंड कब शिफ्ट होता है, जब हमारी जो रिसोर्सेज है वो इंक्रीज हो जाए, जो हमारी रिसोर्सेज है वो इंक्रीज हो जाए। देखिए यहाँ पे कब, जब रिसोर्सेज इंक्रीज हो और जब टेक्निक से प्रोडक्शन करने का, यानी कि कमोडिटी एक्स का और कमोडिटी वाई का जो एक्सिस है, यानी कि जो वस्तु यानी कि जो गुड्स का मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ उसकी टेक्निक्स मेरे को अच्छे खासे मिल जाए, तब मैं प्रोडक्शन ज़्यादा करूँगा। क्यों, क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज ज़्यादा है। क्लियर हो जाता है। अब आते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन द नीड टू कंट्रोल मनी सप्लाई। ये मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की क्या जरूरत है भाई, कब जरूरत पड़ती है, चलिए थोड़ा इसकी बात करते हैं। सप्लाई ऑफ करेंसी इज स्टॉक कंसेप्ट। ये स्टॉक कंसेप्ट किसे कहते हैं, स्टॉक कंसेप्ट का मतलब होता है एक पर्टिकुलर टाइम में देश के लोगों के पास कितना पैसा स्टॉक में रखा हुआ है, कितना पैसा रखा हुआ है, इसको बोलते हैं स्टॉक कंसेप्ट। एक पर्टिकुलर टाइम में कितना पैसा देश के लोगों के पास है, देश के लोगों के पास है। याद रहे इसमें गवर्नमेंट का पैसा और सेंट्रल बैंक का पैसा जो भी इनके पास स्टॉक में रखा है उसको इंक्लूड नहीं किया जाता। जितने भी पैसे देश के लोगों के पास रखा है उनको ही इंक्लूड किया जाता है। चलिए अब जानते हैं हम, क्वेश्चन कह रहा है कि हमें कब जरूरत पड़ती है, किसकी, कब जरूरत पड़ती है हमें मनी सप्लाई की, यानी कि मनी सप्लाई के कंट्रोल हम क्यों करते हैं और कब किस कंडीशन में करते हैं। देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, फटाफट समझाता हूँ। द कंट्रोल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इज रिक्वायर्ड टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी एज द सप्लाई ऑफ मनी इन द मार्केट इज हाई इन द इवेंट। देखो कब यह होता है, जिस कंडीशन पे अधिक मांग की, यानी किसकी कंडीशन हो, एक्सेस डिमांड की। जब भी सप्लाई ऑफ डिमांड यानी कि जब मान लो मनी और सप्लाई जब ज्यादा हो रहा है ना, तो उस कंडीशन में क्या होता है, एक्सेस डिमांड हो रही होती है। सिंपल बताता हूँ, एक्सेस डिमांड जब होती है तो जो मनी सप्लाई है मनी का वो ज़्यादा हो रहा होता है, ठीक है। एंड जब मनी सप्लाई कम हो रहा होता है तो जो एक्सेस डिमांड है वो भी आपका कम हो रहा होता है। तो इस कंडीशन में आपको ये समझना है पहले, ये एक्सेस डिमांड की कंडीशन क्या होती है जिसके कारण से सप्लाई ऑफ मनी जो है वो कम करना पड़ता है। एक चीज़ समझते हैं, मान लो कि मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा आ रहा है, आप क्या करोगे, पैसा जब ज़्यादा आ रहा है, आपके पास पैसा आ रहा है, बहुत सारा सामान खरीदोगे भी, बांटोगे भी। इस कंडीशन में जो सेंट्रल बैंक है वो मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आती है। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है जो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो पैसा देती है। अब इस कंडीशन में सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगी, कमर्शियल बैंक अपने आप ही पैसा नहीं लेगा भाई, क्यों इतना पैसा महंगे रेट पे लेगा, अपने आप ही मार्केट में पैसा कम होते चला जाएगा। इससे क्या होगी, जो एक्सेस डिमांड की कंडीशन थी वो डिक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो सप्लाई ऑफ मनी है वो भी डिक्रीज हो रहा है, यानी कि सेंट्रल बैंक मार्केट में पैसा ही कम भेजेगी। इससे क्या होगा, पैसा नहीं जाएगा तो लोग सामान खरीदेंगे नहीं। अब एक्सेस डिमांड की जो कंडीशन है वो खत्म हो जाएगी। इसका ही ठीक अपोजिट, अगर डिमांड कमी हो रही है और अगर डिमांड को बढ़ाना हो, डिमांड को बढ़ाने के लिए सेंट्रल बैंक क्या करती है, कमर्शियल बैंक को जो इंटरेस्ट रेट पे पैसा देती है उसको डिक्रीज कर देती है, ताकि कमी हुए ब्याज दर पे कमर्शियल बैंक पैसा ले
और मार्केट में पहुंचाए। इससे क्या होता है, जब डिमांड को इंक्रीज करवाना हो, अभी भाई हमें डिमांड को कम करना है, क्यों? क्योंकि समाज में पैसा बहुत ज़्यादा आ गया है, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है जिसको आपको यहाँ पे बताना है, और ये किसके द्वारा होता है? मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा होता है। यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी मतलब इंटरेस्ट रेट, जो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को जो पैसा दे रही है। तो क्लियर यहाँ पे फटाफट बता दूँ, यहाँ पे कंडीशन किसकी हो रही है? कंडीशन हो रही है भाई एक्सेस डिमांड की। और एक्सेस डिमांड की कंडीशन के अंदर क्या होता है, जब मांग बहुत ज़्यादा है, मांग बहुत ज़्यादा है, उसको कम करना है। सेंट्रल बैंक क्या करेगी? सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी लेके आएगी और उससे जो मार्केट में पैसा ज़्यादा हो रहा है उसको कम कर देगी। कैसे? इंटरेस्ट रेट लगाकर। और पैसा जैसे कम होगा ऑटोमेटिकली क्या होगा, मार्केट से जो डिमांड है वो कम हो जाएगा, ठीक है। और सेम यही कंडीशन होता है जब डिमांड कम हो रही होती है। डिमांड जब कम हो रही है तो उसको इंक्रीज करवाने के लिए भी गवर्नमेंट क्या करती है? मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जो इंटरेस्ट रेट है उसको घटा देती है। तो ये आपका यहाँ पे कंडीशन हो जाता है। डेफिनेशन क्या कह रहा है? डेफिनेशन ये कह रहा है कि सेंट्रल बैंक रिड्यूस द सप्लाई ऑफ मनी, मनी का जो सप्लाई है उसको रिड्यूस कम कर देती है इन द मार्केट बाय मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे विच कॉजेज द मार्केट डिमांड व्हेन द सप्लाई ऑफ द करेंसी इन द मार्केट इज रिड्यूस इन द इवेंट ऑफ ओवर सप्लाई। यानी कि जो अब डिमांड है वो अपने आप ही घट जाएगी, मार्केट में पैसा ही नहीं है। एक कंट्री था जिम्बाब्वे, 2008 के अंदर सरकार पगला गई थी वहाँ की, बोला यानी कि कट्टा भर भर के पैसा दुकानों और घरों में बांट दिया था जिम्बाब्वे की गवर्नमेंट ने। अब इससे हुआ क्या? सबके पास पैसा तो आ गया। अब मान लो ये स्मार्ट बोर्ड है, अब ये तो भाई है नहीं कि एक दिन रात में बन जाएगा। अब स्मार्ट बोर्ड को बनाने में सालों साल लग जाता है। तो दिक्कत ये हुआ कि सरकार ने कट्टा भर के पैसा बांट दिया। अब मान लो कि 4 जने हैं जिनको कार लेना है या जिनको स्मार्ट बोर्ड लेना है, एग्जांपल ले लेते हैं, और सबके पास लाखों लाख रुपए, पैसा तो है भरमा रहे, 10-20 स्मार्ट बोर्ड ले सकते हैं, इतना उनके पास पैसा है। अब हुआ ये कि 10-20 तो स्मार्ट बोर्ड है नहीं कि हर बंदे को दे दे। अब इस कंडीशन में क्या होता है, मतलब कि पूरी इकोनॉमी ही डूब जाती है, क्योंकि लेने वाले बहुत भरमार हैं, है ना। आप पैसे तो छाप दोगे रातों रात, लेकिन सामान कहाँ से रातों रात बना लोगे। और इस कंडीशन कर जिम्बाब्वे पूरा डूब चुका था और आज भी इसकी मार झेल रहे हैं वो। इसलिए सरकार कभी भी बोरा भर के पैसा बांट नहीं सकती। क्यों? क्योंकि पैसा तो बांट देंगे, ये सामान कहाँ से लाएंगे? कार, घोड़ा, बाजार, ये सब जो है ये सब कहाँ से लाएंगे? इनको बनाने में टाइम लगता है भाई। तो इस तरीके से आपको ये समझना है यहाँ पे, है ना। तो मार्केट के अंदर क्या होता है, जब डिमांड ज़्यादा हो रही है तो उसको डिक्रीज करने के लिए, डिमांड को कम करने के लिए जो सप्लाई ऑफ मनी है उसको क्या करती है? सेंट्रल बैंक कम करती है, रिड्यूस कर देती है। तो चलिए, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स में आपको डिफरेंस बताना है। दोनों में बताना है डिफरेंस, फटाफट बताना है क्या है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स की बात करते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट्स की सबसे पहले बात करेंगे। रेवेन्यू रिसिप्ट्स का मतलब क्या होता है? दोज रिसीव्ड ड्यू टू विच नो लायबिलिटी राइज फॉर द गवर्नमेंट एंड दोज रिसीव्ड डू नॉट रिड्यूस द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? जब गवर्नमेंट को ना ही कुछ देना पड़ता है ना, नो लायबिलिटी राइजेस, सरकार को कुछ देना नहीं है ना ही सरकार की एसेट्स में कोई कमी आ रहा है। लायबिलिटीज का मतलब होता है सरकार को ना ही कोई कर्जा देना है, कुछ भी सरकार को देना नहीं है। क्यों? अब एग्जांपल देता हूँ। मान लो सरकार के पास टैक्स आ रहा है, तो सरकार के पास टैक्स आ रहा है ना, इसके बदले में कुछ देना थोड़ी है। तो सरकार के पास टैक्स आ रहा है और ना ही सरकार की कुछ एसेट्स, ऐसे मतलब होता है सरकार की जो संपत्ति है, सरकार की जो प्रॉपर्टी है ना, सरकार अपनी कोई प्रॉपर्टी को बेच रही है। तो यहाँ पे इसको दो चीज़ याद रखना है, ना ही सरकार को क्या लायबिलिटीज अराइज होती है यहाँ पे, ना ही सरकार की कुछ एसेट्स में कोई कमी आती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बताना है आपको? कैपिटल रिसिप्ट्स में। कैपिटल रिसिप्ट्स में बताना है आपको कि इसमें सरकार की देनदारियाँ भी होती है प्लस सरकार की एसेट्स में भी कमी आती है ना। जो लायबिलिटीज है इसमें अराइज होती है किसमें? कैपिटल रिसिप्ट्स के अंदर, एंड सरकार के जो एसेट्स उसमें भी कमी आता है। मान लो सरकार ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लोन ले लिया। अब जब लोन ले लेगी तो IMF थोड़ी आसानी से लोन दे देगा, वो तो बोलेगा भाई ब्याज दो। अब सरकार ब्याज देगी, अब ब्याज देगी सरकार, इंटरेस्ट देगी सरकार। अब सरकार के पास मान लो है ही नहीं, किसी मंथ में पैसा ही नहीं है। अब सरकार अपने एसेट्स को बेचना स्टार्ट कर देगी, है अपनी प्रॉपर्टी को बेचेगी। अरे भाई यही ना होता था 1991 में। क्या होता था 1991 में? है मनमोहन सिंह देश के लिए भगवान बन गए थे यार, जब हमें अपना सोना गिरवी रखना पड़ गया था। उस कंडीशन में फिर जाकर हमने LPG अपना लिया। ये LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं है भाई, ये LPG का मतलब होता है क्या है? लिबरटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसमें क्या किया हमने? दरवाजे खोल दिए और कुंडी मत खटखटाओ, सारी कंपनियां सीधे अंदर आओ। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी चाइनीज बाइनीज सारी कंपनियां हमने घुसा दिया अपने अंदर। आओ फटाफट यहाँ के ट्रेड करो और देश की सरकार को टैक्स दो, थोड़ी बहुत सर हमारी जो रफ्तार इकोनॉमी की वो रफ्तार पकड़ ले। तो इस तरीके से आपको ये बताना है कि जो कैपिटल रिसिप्ट्स है इसके
अंदर क्या होता है, सरकार को देनदारियाँ, मतलब सरकार के जो लायबिलिटीज हैं वो अराइज होती है, प्लस सरकार के एसेट्स में भी कमी आती है। ठीक है, तो ये होता है दोनों में डिफरेंस। यहाँ पे एक चार्ट है, ये इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लो पहले हम बात करते हैं किसकी, पहले हम बात करते हैं यहाँ पे जो आपका रिवेन्यू रिसिप्ट से, है ना, जहाँ पे सरकार को कुछ देना नहीं होता, है ना, सरकार सिर्फ लेती ही लेती है। क्या क्या लेती है, जैसे कि मान लो टैक्सेस में आपके इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स है, स्टेट ड्यूटी, गिफ्ट टैक्स, कस्टम टैक्स, एक्साइज टैक्स, सेल्स टैक्स, ये सब सरकार टैक्स लेती है। लेकिन भाई अब तो जीएसटी आ गया, साला सब टैक्स ही खत्म हो गया, लेकिन जीएसटी की तरफ से लुटेरा ही टैक्स है यार, है धर्म सर के सही मान लेती है जीएसटी भाई हमारी। तो इस तरीके से ये सब टैक्स होता है जो सरकार को लेना होता है ना, इसमें सरकार को देना कुछ है ही नहीं है। अब आता है आपका कैपिटल रिसिप्ट, इसमें क्या होता है, मान लो सरकार ने कहीं से कोई लेन ले लिया तो रिकवरी ऑफ लोन्स, अब भाई जहाँ से लोन लिया है उसको इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, है ना। आप कहीं से उधार वगैरह ले लिया है तो उधार लेने के बाद उसको भी पैसा देना ही पड़ेगा, है ना। तो अदर रिसिप्ट जो भी कहीं से भी सरकार पैसा लेती है तो उसको देना पड़ेगा, तो सरकार के एसेट्स में कमी आएगी, प्लस यहाँ पे क्या होता है जो लायबिलिटी है वो भी अराइज होती है। ठीक है, चलिए बात अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन द चेंज इन द मार्केट व्हेन देयर इज एक्सेस सप्लाई ऑफ एन आइटम, यानी कि एक्सेस सप्लाई की बात हो रही है। अब ये एक्सेस सप्लाई किसे कहा जाता है ना, पहले इसकी बात करेंगे। याद रहे जब भी मार्केट के अंदर एक्सेस सप्लाई यानी कि सप्लाई जो है वो ज़्यादा हो रहा है, अब सप्लाई जब ज़्यादा होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो सप्लाई का जो कर्व है पहले ये होता है और ये इस साइड यानी कि नीचे के साइड है फॉरवर्ड हो जाती है, यानी कि इस साइड क्या हो जाती है, ये इस साइड आपका फॉरवर्ड हो जाती है। और इस कंडीशन में क्या होता है, इसको इसके थ्रू समझते हैं, बेटर समझ में आएगा। यहाँ पे पहले मैंने आपको इस नोट्स में जो हमारा जो नोट्स है गोल्डन सीरीज, मैंने उसमें आपको यहाँ पे समझा दिया है इस तरीके से। चलिए एक बार मैं आपको पहले अपने तरीके से समझाता हूँ इस वाले डायग्राम को। ये आपको दिया है कर्व, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, जीरो एक्सिस पर काट रहे हैं। सबसे पहले आपको बनाना है सप्लाई का, ये हो गया आपका सप्लाई का। ठीक है, ये वाला जो लाइन है आपका कौन सा, ये वाला जो हो गया आपका डिमांड का। ये देखो इस वाले पॉइंट पे ये डिमांड और सप्लाई जो है वो मीट कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे को काट रहे हैं, कट कर रहे हैं, जिसको इक्विलिब्रियम पॉइंट कहा जाता है। इसको इक्विलिब्रियम पॉइंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस कंडीशन में सप्लाई और डिमांड इक्वल होती है। जितना सामान बन रहा है उतना ही सामान बिक रहा है, यानी कि जितना सामान सप्लाई यानी जितनी उसकी सप्लाई प्रोडक्शन हो रहा है उसकी उतनी ही डिमांड है। इसको बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्लियर हो जाता है यहाँ पे। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक्सेस सप्लाई है। अब भाई सप्लाई जो है वो एक्सेस है ना। जब एक्सेस सप्लाई होता है तो जो आपका ये कर्व जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ वो कर्व इस कंडीशन से इस कंडीशन पे शिफ्ट हो जाता है, यानी कि नीचे की ओर फॉरवर्ड हो जाता है। क्लियर है भाई, आ गया ना समझ में। एक्सेस सप्लाई है, पूर्ति जो है वो ज़्यादा हो रही है। अब पूर्ति जब ज़्यादा हो रही है, अब इस कंडीशन में क्या होगा, सप्लाई होगी आपकी राइटवर्ड शिफ्ट। ठीक है, अब क्या होगा, जो इस एरिया पे यहाँ पे थे ना, ये अभी इक्विलिब्रियम ये वाला पॉइंट था। अब देखो यहाँ के बदली मीट अब यहाँ पे हो रहा है। देखो अब कहाँ पे हो रहा है मीट, अभी मैं आपको रेड कलर करता हूँ, मोटा करता हूँ थोड़ा। अब देखो, अब ये पहले मीट ये यहाँ पे कर रहे थे, अब ये मीट यहाँ पे नहीं, अब ये यहाँ पे कर रहे हैं मीट। अब जब मीट ये यहाँ पे कर रहे हैं तो डिमांड जो कर्व है वो यहाँ पे मिड ली है, एंड जो सप्लाई जो कर्व है नई वाली वो यहाँ, जिसको S2 से नाम से डिनोट किया गया है ना। तो अब ये यहाँ पे मीट कर रहे हैं, जिसको के पॉइंट पे इक्विलिब्रियम रूप में दिखाया गया है। अब इस कंडीशन में क्या होगा भाई, इस कंडीशन में ये होगा कि इस वाले जो यहाँ पे जो प्राइस का जो लाइन दिखाया गया था वो नीचे की ओर घिसक जाएगा, नीचे की ओर आ जाएगा। एंड जो आपका डिमांड जो है, पहले जो डिमांड यहाँ पे था अब वो इधर आ जाएगा। यानी कि इस कंडीशन के अंदर जब एक्सेस सप्लाई होता है तो आपका जो है ना डिमांड, वो डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अब डिमांड काहे बढ़ता है, जनता होती है लालची। डिमांड जब बढ़ता है जब प्राइस घट जाता है ना। हम सो आपसे लालची हैं भाई, हैं मार्गेंती बहुत पहले कह के जा चुका है भाई, है ना। लगभग 5000 साल पहले गीता में कह दिए थे कृष्ण जी, भाई सारा इंसान ही लालची होगा, और यही सारा बात यहाँ पर लागू होता है। नेचर है भाई इंसान का, है ना। जब प्राइस घट गया तो डिमांड अपने आप ही बढ़ जाएगा, और ये कंडीशन हमारी के कहलाएगी। याद रहे
ये नई प्राइस पे हमारी डिमांड यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। अब ये कंडीशन जब तक ऐसे उठापटक होती रहेगी, जब तक ये इस कंडीशन पे ना आ जाए, क्योंकि हमेशा जो प्राइस है वो घटी नहीं रहती है ना। जब तक ये इस कंडीशन में वापस ना आ जाए, जब तक ये उठापटक होते रहेगा भाई। ठीक समझ में आ गया। तो इस तरीके से ये कंडीशन आपको बताना है। एक्सेस सप्लाई के अंदर जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है और Q1 से Q2 पे शिफ्ट हो जाती है ना। और ये जो प्राइस है P1 से P2 पे आ जाता है। तो आपका प्राइस का हो गया और ये आपकी क्वांटिटी की हो गई। ठीक है, तो क्लियर आपका। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नोट से पढ़ लेंगे, सारा दिमाग में घुस जाएगा। चलिए अब बात करते हैं अपने हम नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है भाई, इज इंडियन इकोनॉमी अ ग्रोथ इकोनॉमी गिवन एनी टू रीजन। क्या इंडियन इकोनॉमी जो है एक ग्रोथ इकोनॉमी है? कोई 2 रीजन बताओ। पर कैपिटा इनकम इन इंडिया इज लो। नहीं भाई, देखो इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत लो है यार। क्यों? क्योंकि आज भी भारत में कई ऐसे लोग हैं जो $1 में भी कमा के यानी कि अपना गुजर बसर कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द लेवल ऑफ एजुकेशन इन इंडिया इज ऑल्सो वेरी लो। है सब थोड़ी केरल वगैरह बन जाएंगे यार। भारत के अंदर अभी भी बिहार है, उड़ीसा है, भरूच है, उत्तर प्रदेश है। मतलब ऐसे भी भारत के अंदर बहुत सारे अनएजुकेटेड लोग हैं जिनको शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। लिटरेसी रेट भारत के अंदर बहुत कम है इस समय। ठीक है, ये बात है। और ये बात है ना यार, पता है क्या हो जाता है ना कि एजुकेशन ही मिल जाना सब चीज़ का समाधान नहीं होता मेरे दोस्त। क्योंकि क्या, प्रतिभा तो दिया है पर भोजन के साधन नहीं दिया है। ऐसा होता है ना कई बार। और होता क्या है यहाँ पे कई बार कि एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मान लो इंसान अब इंडिया के अंदर बहुत पढ़ लिख जाता है। एक यूएनओ की रिपोर्ट आई थी, किसकी? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की। उसमें ये कहा गया था कि भारत के युवाएं बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन इतने पढ़ लिख जाते हैं कि उनके पास योग्यता ही नहीं होती ताकि वो उनके पास कोई स्किल हो, आगे चल के कुछ कर पाए। इसलिए भारत के अंदर एम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी ज़्यादा होती है ना। तो ये चीज़ है भाई। तो भाई आपको 2 ही रीज़न बताना था आपको, है ना, ये सब बताना है आपको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डिस्क्राइब द 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पॉलिसी बिफोर 1991। 1991 से पहले की भारत की पॉलिसी बतानी है। अगर आपको कोई भी धंधा खोलना है ना दोस्त, कोई फैक्ट्री कोई कंपनी खोलना है, तो पहले आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर नहीं लोगे लाइसेंस है तो सरकार अपना तंबू गाड़ देगी, पुलिस डंडा मार देगी आपको। काहे नहीं मारेगी भाई, पुलिस मारेगी। क्यों? क्योंकि भारत सोशलिस्ट कंट्रीज है ना। काहे सोशलिस्ट कंट्री का मतलब क्या होता है? जब आप पढ़ोगे इंडियन इकोनॉमी तो उसमें आपको पता चलेगा कि सोशलिस्ट कंट्री किसे कहते हैं। सोशलिस्ट कंट्री उससे कहा जाता है, और भारत स्पेशली कोई सोशलिस्ट कंट्री नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और कौन, आदरणीय स्वर्गीय कौन, इंदिरा गांधी जी भाई एडोप्ट किए थे भाई ने सोशोलॉजी को। और सोशलिज्म सिस्टम में ये होता है कि 51% गवर्नमेंट के हाथ में होता है। सोशलिज्म में क्या होता है? गवर्नमेंट सेक्टर यानी कि पब्लिक सेक्टर को तवज्जो इंपॉर्टेंस दिया जाता है। और इसीलिए क्या हुआ कि 1991 से पहले कि अगर कोई भी आपको इंडस्ट्री लगाना है तो आपको लाइसेंस ही लेना पड़ेगा। विदाउट लाइसेंस यू कैन नॉट एबल टू ओपन एनी फैक्ट्री या इंडस्ट्री दैट्स अप टू यू। ठीक है। एंड इसके बाद आता है कोटा। तो मान लो आपको रेलवे वगैरह में, आर्मी वगैरह में कुछ चाहिए तो हम लोग कोटा फिक्स किया जाता था। कोटा के अकॉर्डिंग सब काम होता था भाई, ऐसा नहीं मिलता था। और आप कहाँ मिल सकता है? लेकिन आज तो भाई सब कुछ ही प्राइवेटाइजेशन हो गया है। चाहे आपका रेलवे हो, चाहे आपका हवाई जहाज हो, चाहे आपका कोयला हो, सब कुछ भाई प्राइवेट हाथ में दे दिया। सब अंबानी अंडानी के हाथों में भाई, है ना। परमिट चाहिए होता था आपको 1991 से पहले। गवर्नमेंट हैड टू गेट अ परमिट फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अगर आपको इम्पोर्ट करना है, अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो गवर्नमेंट से परमिट लो। लेकिन आज अपना शिप ले आओ हैं और अपना इंटरनेशनल खोल लो, जो भी आपको शिपिंग सिस्टम खोलना है, और सारा कुछ लेन देन करना स्टार्ट कर दो। आज ऐसा कुछ भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है मेरे दोस्त, समझ में आ गया यहाँ पे। तो लाइसेंस वगैरह और परमिट चाहिए होता था 1991 से पहले। लेकिन 1991 में हमारे देश की क्या हुआ था? खस्ता हालत हो गया था यार। हमारी इकोनॉमी डूबने पर आ गई थी। आदरणीय कौन आए हैं? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आए। मैं ऐसे तो उनका दिल से बहुत सम्मान और बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि शायद ही ऐसे इकोनॉमिस्ट भारत को पहली बार मिले थे यार, एक के प्रधानमंत्री के रूप में। वो बात ठीक था कि पॉलिटिक्स के चक्कर में वो उनको मतलब मौन व्रत धारण करना पड़ा और उनको साइलेंट मोड में ही रखा गया था, है ना। वो बात तो ठीक था यार। खैर वो तो यार इकोनॉमिस्ट के रूप में वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर थे 1991 में, और जो उन्होंने भूमिका निभाई वो अब तक याद किया जाता है। उनको जब ये सब सिस्टम लगा तो भाई नरसिम्हा जी की सरकार थी, अब भाई फट गई। अब क्या कर सकते हैं? तो सिस्टम लेके आ गए LPG
लिबरटाइजेशन है, खुलापन लाओ, प्राइवेटाइजेशन, भाई गवर्नमेंट सेक्टर हटाओ, आप सबको प्राइवेट में बेच डालो, यानी कि प्राइवेट हिस्सा दे दो सबको। ग्लोबलाइजेशन, हमारे देश की जो इकोनॉमी है उसको वर्ल्ड के तमाम इकोनॉमी के साथ कनेक्ट कर दो। हम जो सामान दूसरे देश में बेचेंगे और दूसरे देश का सामान वो हमारे देश में आके बेचे, यानी कि सिंपल बात है, हमारी इंडस्ट्री वहाँ जाएगी, उसकी इंडस्ट्री हमारे यहाँ आएगी, ठीक है। और साथ ही साथ हम WTO का मेंबर थे ही, अब हम किसी को ट्रेड करने से मना भी नहीं कर सकते थे, है ना। इस कंडीशन में क्यों नहीं मना कर सकते, क्योंकि WTO के जो हम मेंबर हैं, हम मना करेंगे ना, हम चाइना से व्यापार नहीं, हम चाइना ट्रेड नहीं करते, क्या कर लेगा चाइना हमारा, है। तो पूरी दुनिया में WTO हमें बदनाम कर देगा। WTO बोलेगा भारत से कोई भी व्यापार नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, एग्रीमेंट ये वो तमाम ये करेगा। इसलिए अब हमने WTO का मेंबर स्वीकार कर ही लिया है, तो हमें सबसे ट्रेड करना पड़ेगा। जैसे आज हम कहते नहीं है कि चाइनीज़ माल मत खरीदो, दोस्तों मोदी साहब नहीं कह सकते भाई कि चाइनीज़ माल मत खरीदो, काहे भाई, हम क्योंकि WTO का मेंबर है ना यार, हमें खुद ही समझना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, चाइनीज़ माल का बहिष्कार करो, ठीक है। क्योंकि चांजे पौंजी है ना, ये ऐसा जो सी जिनपिंग है, वैसे वैसे तो हमारे गली के नुक्कड़ में मोमोज बेच रहा होता है यार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक्सप्लेन एनी 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। 4 ऑब्जेक्टिव्स बताना है आपको भारतीय अर्थव्यवस्था की योजना करते समय क्या क्या हमने झेला है। सबसे पहले क्या है हमारे पास, फिस्कल डेफिसिट रेफर्स टू द बोरोइंग्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ड्यूरिंग 1 ईयर बिफोर 1991। दिस डेफिसिट वाज 8.4% ऑफ GDP। इट इज नेसेसरी टू मेक इकोनॉमिक रिफॉर्म टू डील विद दिस सिचुएशन। इसका मतलब ये हुआ कि 1 साल के अंदर सरकार जो भी उधार पैसा ले रही है उसके बदले में भाई सरकार को देना भी तो पड़ेगा, जबकि जो हमारा GDP का 8.4% था 1991 से पहले देश के ऊपर कर्जा हो गया था, और कर्जे की कंडीशन में क्या होता है आपको पता ही है भाई। तो इस कंडीशन में हमारा जो फिस्कल जो डेफिसिट था वो काफ़ी हाई था। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या था, नेक्स्ट पॉइंट ये था कि पेमेंट बैलेंस क्राइसिस, हमारा पेमेंट जो है वो बैलेंस में ही नहीं था। ड्यू टू इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स डन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, द डिफरेंस बिटवीन द टोटल रिसिप्ट्स ऑफ द कंट्री एंड द टोटल पेमेंट इज कॉल्ड पेमेंट बैलेंस, है ना। जो हमें हमारे पास जो आया और जो हमारे पास गया और जितना भी हमने ट्रेड किया पूरे वर्ल्ड के साथ, है ना, उस तरीके से हमें क्या निकालते हैं, बैलेंस, हमें पेमेंट बैलेंस हमारा होता है। लेकिन क्या हुआ कि 1991 से पहले दिस क्राइसिस हैड डिपेंडेड, लेकिन इससे पहले क्या हुआ, 1991 से पहले ये बड़ा भयंकर क्राइसिस आ गया। इट इज़ नेसेसरी टू मेक इकोनॉमिक रिफॉर्म टू डील विद दिस सिचुएशन, है ना, ताकि हम सिचुएशन डील कर सके और पूरे वर्ल्ड के साथ झेल सके। क्यों, क्योंकि भाई हमारा जो एक्सपेंडिचर था वो काफ़ी ज़्यादा होता, हमारे पास बोरोइंग के सिस्टम के कारण है भारी हाई इंटरेस्ट रेट हम पे बहुत ज़्यादा हो गया था। 1991 से पहले कर्जा बहुत ज़्यादा था हमारे पास। नेक्स्ट क्या था दोस्तों, रिडक्शन इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व है वो भी कम हो रहा था, यानी कि जो डॉलर की जो मात्रा है हमारे देश के अंदर, डॉलर मतलब जो इंटरनेशनल करेंसी वगैरह जितनी भी है, चाहे वो डॉलर हो चाहे यूरो वगैरह हो, वो सब हमारे पास घटते जा रहे थे 1991 से पहले। अब इससे क्या हुआ, जब दुनिया के अंदर सब कुछ ले रहे जाओगे, थोड़ी रुपये लेके जाओगे भाई, वहाँ तो डॉलर चाहिए आपको, इंटरनेशनल करेंसी चाहिए आपको, जो कि हमारे पास बहुत ज़्यादा घट चुका था। इसलिए हमारे देश की कंडीशन बहुत ख़राब आ गई थी। इसलिए भाई बहुत ज़रूरी था हमारे इकोनॉमी को सुधार करना, रिफॉर्म करना। नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका, इन्फ्लेशनरी रेट। अभी देखो इसमें क्या होता है ना यार कि जो आपका जो गुड्स मानसून की वजह से भारत में क्या हो गया ना, बहुत तगड़ा सीन आ गया था। अब इसका होता है इन्फ्लेशन है, महंगाई बढ़ गई थी, है, पैसा लोग पास है ही नहीं और महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। तो इकोनॉमी में सुधार नहीं लाओगे तो क्राइसिस तो बढ़ेगा भाई। तो 1991 से पहले कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब थी, उसको ठीक करने के लिए 1991 में LPG को अपनाया गया, अडॉप्ट किया गया ताकि इकोनॉमी में सुधार हो सके, रिफॉर्म हो सके। ये था हमारा क्वेश्चन, काफ़ी इजी क्वेश्चन रहा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर अटेंडेंस टू बी अडोप्टेड फॉर इट। 4 हमें बताना है जो हम इसके लिए अडोप्ट कर सकते हैं। और क्या होता है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसे कहते हैं, इज अ प्रोसेस दैट सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन बट देयर इज नो लॉस इन द एबिलिटी टू मीट द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। सिंपल मतलब क्या होता है इसका, आज के समय में जो लोगों को मिलना चाहिए वो तो मिले ही मिले, साथ ही जो फ्यूचर जनरेशन यानी कि जो लोग हमारी जो आने वाली जो जनरेशन है उनको भी मिले। यानी कि सिंपल बात यह है कि हम वस्तुओं का यूज, गुड्स का यूज इस तरीके से करें ताकि आने वाले हमारी जो जनरेशन है उनको भी इसका फ़ायदा मिले। लेकिन कैसे मिलेगा फ़ायदा है, अंधाधुंध हम पानी पेट्रोल ख़त्म करते हैं, आने वाली पीढ़ी को क्या मिलेगा भाई। जब सोचो जब पेट्रोल ख़त्म हो गया या जिसको बनने में सैकड़ों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, कहाँ से मिलेगा भाई, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आने वाली यानी कि जो आज हम यूज़ कर रहे हैं उसको इस तरीके से यूज़ किया जाए जिसका फ़ायदा हमें भी मिले, आज की जनरेशन को भी मिले, साथ ही जो आने वाली जनरेशन है
उनको भी इसका फ़ायदा मिले। दैट इज़ नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इसमें हम किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कि इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, यानी कि वी हैव टू फाइंड सच प्रोडक्शन टेक्निक्स टू प्रोड्यूस मोर, यानी कि हमें इस तरह की टेक्नोलॉजी का विकास करना चाहिए ताकि हम ज़्यादा प्रोडक्शन तो करें विदाउट एनी लॉस। ठीक है, चलिए, यानी कि यूज़ ऑफ इन्वायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी सोर्स, हमें कुछ ऐसे रिसोर्स का यूज़ करना चाहिए जो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली होते हैं। जैसे वी शुड यूज़ इन्वायरमेंट फ्रेंडली क्लीन फ्यूल लाइक एलपीजी एंड सीएनजी इंस्टीड ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, यानी कि हमें पेट्रोल और डीजल के बदले हमें एलपीजी और सीएनजी को यूज करना चाहिए, है ना। यूज ऑफ सोलर एनर्जी, हमें बिजली की खपत मत करो भाई, है, हमें सोलर एनर्जी का यूज करना चाहिए। केरल पहला स्टेट बना जहाँ के पूरा एयरपोर्ट ही सोलर एनर्जी से बना दिया गया, है ना, और पूरे भारत को पूरे वर्ल्ड में सम्मान मिला। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने सबसे पहले सोलर एनर्जी की बात यूएनओ में कही थी भाई। ठीक है, इसको प्रमोट करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या दोस्तों, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। अब भाई आप सब करोगे एग्रीकल्चर के अंदर क्या है, क्या यूज़ करोगे, फर्टिलाइजर्स यूज़ करोगे, पेस्टिसाइड यूज़ करोगे, तो क्या होगा भाई, जो सोइल की जो प्रोडक्शन की जो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन का सिस्टम है भाई, वो तो पूरा ख़राब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, है, जो पेस्टिसाइड्स वगैरह होते हैं या जो क्या होते हैं, जो फर्टिलाइजर वगैरह होते हैं, उससे प्रोडक्शन यानी कि क्रॉप्स बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन ये क्या करता है, ये जो सोइल की जो फर्टिलिटी सिस्टम है उसको रिड्यूस करता जाता है। इससे जो हमारी सोइल की जो उपजाऊ शक्ति है, फर्टिलिटी जो पावर है क्रॉप्स करने की, वो मिट्टी पूरी ख़राब होती चली जाती है, उसकी उपजाऊ शक्ति खत्म होती चली जाती है। यहाँ तक फर्स्ट पार्ट में। अगला पार्ट आएगा ऑप्शन 1 से, ये हमारा नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसके लिए सेकंड पार्ट के लिए इंतजार करें जो कि जल्द नेक्स्ट क्लास में आएगी। आई होप कि आपको ये पूरा पार्ट समझ में आ चुका होगा। अगर आ चुका है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो को थोड़ा लाइक करें, शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। इस तरह की वीडियो चैनल पर रोजाना आती रहती है। चैनल को सब्सक्राइब करें। मुस्कुराते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।